नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंत्रा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के सेकंड वीडियो लेक्चर में भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे और साथ ही साथ उन सभी गुणों को देखेंगे जो भारतीय शासन प्रणाली को अन्य शासन प्रणालियों से अलग बनाती है। तो आइए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा एक सुझाव है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। इससे छोटी से छोटी जानकारी आपको मिल सकेगी और आप वीडियो का पूरा लाभ उठा सकेंगे। तो इसी के साथ आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शासन और प्रशासन के मध्य कुछ बुनियादी अंतरों को देखेंगे जो राज्य व्यवस्था समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए इसी के साथ इन्हें देखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम शासन की बात करें तो इसका मुख्य कार्य होता है नीति का निर्माण करना, जबकि प्रशासन का कार्य होता है उस नीति का कार्यान्वयन करना। मतलब शासन जो हम देखते हैं एक उच्च स्तर है, वरिष्ठ स्तर है, तो उसका यही कार्य है कि वह कानून बनाता है और उसे इम्प्लीमेंट भी करता है, समय समय पर उसकी समीक्षा करता है। तो ये सभी कार्य शासन के अंतर्गत आते हैं। जबकि अगर हम प्रशासन को देखेंगे तो उसे किसी जगह पर लगाना या लागू करना, ये सारे कार्य प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात शासन निर्वाचित होता है जबकि प्रशासन नियुक्त होता है। तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे कि एक मंत्री या विधायक और दूसरी तरफ एक अधिकारी। तो आप देखते हैं कि मंत्री या विधायक निर्वाचन के द्वारा पद पे आते हैं, जबकि वहीं पर एक अधिकारी आता है, वो सेवानिवृत्ति तक का उस पद पर रहता है और वह नियुक्त होकर आता है कुछ एक टाइम पीरियड के लिए। मान लीजिए वह एक निश्चित समय काल के लिए पद पर आता है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो शासन वरिष्ठ होता है जबकि प्रशासन शासन के अधीन होता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी भारतीय शासन प्रणाली में शासन को वरिष्ठ पद दिया गया है जबकि प्रशासन को उसके अधीन किया गया है। जबकि इससे पहले हमने ब्रिटिश राज्य जो हमारे भारत में लागू था उसमें प्रशासन को इससे ऊंचा स्थान दिया गया था और शासन का उसमें कोई स्थान नहीं था, पूरी तरीके से विलुप्त था। इसके पश्चात चलिए अगली चीज़ देखते हैं। सांसद, विधायक आदि इसके अंग हैं जबकि अधिकारी और कर्मचारी आदि इसके अंग हैं। तो मतलब यहाँ पर शासन के अंतर्गत सांसद और विधायक लोग आते हैं जबकि प्रशासन के अंतर्गत अधिकारी और कर्मचारी गण आते हैं। इसके पश्चात शासन को एक निश्चित कार्यकाल दिया जाता है जबकि प्रशासन सेवानिवृत्ति तक का कार्य करता है। तो यहाँ पर शासन को 5 साल का समय दिया जाता है जबकि प्रशासन को एक निश्चित अवधि तक का समय दिया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख अंतर थे शासन और प्रशासन के बीच। इसके पश्चात चलिए अगली चीज़ देखते हैं। तो शासन की शक्ति का आधार उसकी लोकप्रियता होती है जबकि प्रशासन की शक्ति की नींव उसका ज्ञान और उसका अनुभव होता है। मतलब यहाँ पर जो विधायक और सांसद वगैरह आते हैं तो वे निर्वाचन के थ्रू आते हैं, जबकि प्रशासन के जो आते हैं वे अपने ज्ञान और अनुभव के तहत आते हैं, वे नियुक्त किए जाते हैं। तो इसके पश्चात चलिए अगली चीज़ को देखते हैं। तो अगली चीज़ है हमारी शक्ति पृथक्करण। तो इसमें हम शक्ति पृथक्करण को देखेंगे कि इसका क्या सिद्धांत रहा भारत में या किस तरह से लागू हुआ, इसके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर अपनी दृष्टि डालते हैं। तो सबसे पहले शक्ति पृथक्करण का विचार फ्रेंच विचारक मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया। तो दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू ने सबसे पहले यह बताया कि शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथ में पूरी शक्ति नहीं देनी चाहिए जिससे शक्ति का पूरी तरीके से विनाश हो जाता है। जबकि अगर हम शक्ति को कई भागों में बांट देंगे, कई संभागों में बांट देंगे तो शक्ति का अच्छे से प्रसार हो पाएगा और उसका फ़ायदा जनता तक पहुंच पाएगा। तो उसने शक्ति पृथक्करण का विचार सबसे पहले दिया। उसने शासन की शक्तियों को 3 भागों में बांटा। तो मॉन्टेस्क्यू के अनुसार शासन को 3 भागों में बांटा गया जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों आते हैं। तो विधायिका के अंतर्गत आपको पता ही है, इसका कार्य कानून का निर्माण करना होता है। संसद और विधानमंडल इसके उदाहरण हैं। इसके पश्चात अगली चीज़ कार्यपालिका आ जाती है। तो कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करना है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्री और अधिकारीगण आ जाते हैं। और इसके पश्चात तीसरी चीज़ आ जाती है वह न्यायपालिका। इनका कार्य संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करना और दोषियों को दंडित करना, और इसके तहत जज और न्यायालय आते हैं। तो आपको पता है कि न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को देखती है कि यह विधि संगत है या नहीं है और उसके अनुसार अपनी समीक्षा करती है और अपना निष्कर्ष समय समय पर देती रहती है। इसके पश्चात वो दोषियों को दंडित भी करती है। चलिए इसके पश्चात हम विश्व की
विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों को देखते हैं, जिसमें से राजतंत्र, लोकतंत्र, साम्यवादी शासन प्रणाली, तानाशाही और पुलिस और नियामकी आते हैं। तो अगर हम इसमें से सबसे पहले अगर राजतंत्र को देखें तो राजतंत्र विश्व की सबसे प्राचीनतम शासन प्रणाली है। इसमें शक्तियाँ वंशानुगत रूप से एक ही व्यक्ति के हाथों में रहती हैं। दोस्तों, आपको पता है कि राजतंत्र के अनुसार पिता के बाद उसका पुत्र और पुत्र के बाद उसका पुत्र, इस प्रकार की शासन प्रणाली चलती रहती है, वंश क्रम पर यह आधारित होती है। और इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख देश हैं, जैसे सऊदी अरब, जॉर्डन, ओमान, यूएई, ब्रुनेई। इन देशों में आज भी लोकतंत्र विद्यमान है। इसके पश्चात अनेक यूरोपीय देशों में भी राजतंत्र की शक्तियाँ सीमित कर दी गई हैं तथा लोकतंत्र को अपना लिया गया है। ऐसे देशों को संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है और इसके उदाहरण हैं ब्रिटेन, स्पेन, स्वीडन, पुर्तगाल आदि। तो चलिए एक बार रुक के ज़रा संवैधानिक राजतंत्र को देख लेते हैं। तो दोस्तों, संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ पर लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र को भी एक स्थान दिया गया है, परंतु राजतंत्र की शक्तियाँ सीमित कर दी गई हैं और समस्त शक्तियों का आधार लोकतंत्र को ही माना गया है। अब जैसे हम ब्रिटेन को देखते हैं तो ब्रिटेन में क्राउन का भी पद है और प्रधानमंत्री का भी पद है, परंतु शासन की समस्त शक्तियाँ प्रधानमंत्री के हाथों में है। क्राउन को मात्र संवैधानिक राजतंत्र के रूप में एक स्थान दिया गया है। इसके पश्चात चलिए अगली चीज़ को देखते हैं। तो अगली चीज़ एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोकतंत्र आ जाता है। तो लोकतंत्र के बारे में दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो लोकतंत्र विश्व के सर्वाधिक देशों में चलाई जाने वाली शासन प्रणाली है और इसकी सबसे अच्छी परिभाषा अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई थी कि यह शासन प्रणाली जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता से चलाई जाती है। तो दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने इसकी यह परिभाषा दी थी, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, टू द पीपुल। विश्व की सबसे पुरानी संसद आइसलैंड की अल्पिंजी है। दोस्तों, आइसलैंड के बारे में आप जानते होंगे कि आइसलैंड कनाडा के उत्तर पूर्व में पड़ता है और विश्व की सबसे पुरानी संसद यहीं पर गठित की गई थी। ब्रिटेन की संसद को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम लोकप्रियता के आधार पर देखें तो ब्रिटेन की संसद को सबसे अधिक लोकप्रियता मिली और इसी कारण उसे लोकतंत्र की जननी कहा जाने लगा, क्योंकि लोकतंत्र की शुरुआत मुख्य रूप से यहीं से हुई और रॉबर्ट वालपोल जैसे प्रधानमंत्रियों ने यहाँ से प्रधानमंत्री के पद को शोभनीय बनाया और यहीं से ही मुख्य रूप से लोकतंत्र को एक आधार मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके तहत वह इतना लोकप्रिय हो पाया। इसी कारण ब्रिटेन की संसद को लोकतंत्र की जननी कहा गया। स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम स्विट्जरलैंड को देखें तो यूरोप में पड़ने वाला एक देश है। इसे लोकतंत्र का घर कहा जाता है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। इसका सबसे पहला कारण ये है कि यहाँ पर राइट टू रिकॉल का एक अधिकार है। तो राइट टू रिकॉल का अर्थ यह होता है कि किसी विधायक या सांसद को किसी एक समय काल के लिए निर्वाचित किया जाता है तो उसके बाद जनता को यह अधिकार होता है कि वह उसको बुलाकर उसके कार्यों के विषय में, उसकी उपलब्धियों के विषय में पूछ सके उससे और अपनी राय दे सके उसे। तो ये सारे अधिकार स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलते हैं। तो इसी कारण स्विट्ज़रलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। और इसी के साथ ही वहाँ पर एक यह भी नियम है कि वहाँ पर कोई भी कानून बनाने से पहले जनता की राय ली जाती। तो इस कारण भी उसे काफ़ी लोकप्रियता मिली है और यही कुछ प्रमुख कारण हैं कि वह लोकतंत्र के रूप में इतना अग्रणी सिद्ध हुआ है। दोस्तों, इसके पश्चात चलिए हम लोकतंत्र के दो प्रमुख भागों को देखते हैं। तो लोकतंत्र मुख्यतः दो प्रकार से देखा जाता है, जिसमें से एक हो गया संसदीय लोकतंत्र जो कि भारत और ब्रिटेन में देखने को मिलता है और दूसरा अध्यक्षीय लोकतंत्र जो यूएसए में देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम संसदीय लोकतंत्र की बात करें तो इसमें सत्ता किसी एक दल को दी जाती है जो एक निर्धारित समय काल के लिए सत्ता में आता है, जबकि अध्यक्षीय लोकतंत्र में सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में दी जाती है और वह भी एक निर्धारित समय काल के लिए आता है और इसका उदाहरण यूएसए है। तो जैसे कि अगर हम संसदीय लोकतंत्र की बात करें तो इसका उदाहरण भारत और ब्रिटेन है। आप इससे अच्छी तरीके से परिचित होंगे। इसके पश्चात चलिए हम अध्यक्षीय लोकतंत्र को देखें तो यूएसए। तो आप जानते हैं यूएसए में शक्ति का सारा केंद्रीकरण राष्ट्रपति के हाथों में होता है और वह अपनी सहायता के लिए अपने मंत्री नियुक्त कर सकता है और सारी जवाबदेही राष्ट्रपति को ही देनी पड़ती है। दोस्तों, इन दोनों को समझने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है गणतंत्र। तो दोस्तों, गणतंत्र का मतलब होता है वह शासन प्रणाली जिसमें राष्ट्र प्रमुख का चुनाव किया जाता है
भारत और यूएसए गणतंत्र हैं, परंतु ब्रिटेन लोकतंत्र तो है, गणतंत्र नहीं है। वहाँ का क्राउन वंश परंपरा से प्राप्त होता है। इसे चलिए एक उदाहरण से देखते हैं। तो जो भारत का राष्ट्र प्रमुख होता है, राष्ट्रपति, उसका चुनाव किया जाता है, और यूएसए का जो राष्ट्रपति होता है उसका भी चुनाव किया जाता है। परंतु ब्रिटेन में राष्ट्रपति का कोई पद नहीं है। वहाँ पर इसकी जगह क्राउन होता है, और क्राउन का कोई चुनाव नहीं किया जाता है, वह परंपरा के आधार पर अपने पद पर आता है। तो भारत और यूएसए लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी हैं, परंतु ब्रिटेन सिर्फ लोकतंत्र है। वहाँ पर वहाँ पर गणतंत्र का कोई आधार नहीं है। इसके पश्चात चलिए हम अगली शासन प्रणाली को देखते हैं। तो साम्यवादी शासन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें सत्ता एक दल के हाथों में होती है, और उस दल को कम्युनिस्ट पार्टी बोला जाता है, मतलब साम्यवादी दल बोला जाता है। तो अगर हम देखें कि साम्यवादी शासन प्रणाली की स्थापना कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसी हुई, तो जब 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र दुनिया के अधिकांशतः देशों में फैल चुका था, तो यूरोप में एक थिंकर हुए जिन्हें कार्ल मार्क्स कहा गया। तो कार्ल मार्क्स ने यह बताया कि लोकतंत्र दरअसल पूंजीपतियों की शासन प्रणाली है, इसमें पूंजीपतियों का ही एक प्रभुत्व है। तो कार्ल मार्क्स ने इसके स्थान पर एक दूसरी शासन प्रणाली बताई, साम्यवादी शासन प्रणाली। इसके तहत इन्होंने कहा कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ और सत्ता पर अधिकार कर लो, और इसी के तहत उन्होंने यह शासन प्रणाली परिभाषित की। इसके पश्चात इस शासन प्रणाली को सबसे पहले रूस में, जिसे तब यूएसएसआर के रूप में जाना जाता था, तो यूएसएसआर में 1917 ईस्वी में लेनिन ने साम्यवादी शासन प्रणाली की स्थापना की। दोस्तों, इस शासन प्रणाली में समस्त शक्तियाँ दल के हाथों में होती है, जैसा कि अभी हमने देखा, और लोकतांत्रिक चुनाव इसमें नहीं कराए जाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से अभाव होता है। 1991 ईस्वी तक सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देश इसी शासन प्रणाली से संचालित हो रहे थे, परंतु वर्तमान में सिर्फ चीन, वियतनाम, उत्तर कोरिया, मंगोलिया और क्यूबा में ही यह शासन प्रणाली विद्यमान है। तो दोस्तों, अगर हम 1991 की बात करें, यूएसएसआर का खंडन हो चुका था, जिसमें से रूस और 14 देश अलग हो चुके थे। तो यहाँ पर ही इसका पूर्ण रूप से खंडन हो जाता है। धीरे धीरे रूस ने इस शासन प्रणाली का त्याग कर दिया, परंतु चीन, वियतनाम, उत्तर कोरिया, मंगोलिया और क्यूबा में यह शासन प्रणाली आज भी चलती है। इसके पश्चात चलिए हम अगली शासन प्रणाली को देखते हैं। तो अगली शासन प्रणाली है तानाशाही। जब कोई व्यक्ति, संस्था सत्ता पर अधिकार कर ले तथा कोई चुनाव न करा जाए, ऐसी शासन प्रणाली को तानाशाही कहते हैं। तो दोस्तों, इस शासन प्रणाली में कोई व्यक्ति या कोई संस्था सत्ता पर अधिकार कर लेती है और जनता के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। तो इस प्रकार की शासन प्रणाली को तानाशाही कहा जाता है। अधिकांशतः अफ्रीकी देशों में इसी प्रकार की शासन प्रणाली देखी जाती है। दोस्तों, अगर इस शासन प्रणाली की अगर हम बात करें, तो यह शासन प्रणाली इतनी सफल नहीं है, और जिन देशों में यह लागू है वह पूर्ण रूप से इतने विकसित नहीं है या इतनी प्रगति में नहीं चल रहे हैं जिससे यह कहा जा सके कि तानाशाही एक उचित शासन प्रणाली है। तो चलिए इसी के साथ ही अगली शासन प्रणाली की ओर देखते हैं। तो अगली शासन प्रणाली है पुलिस राज या नियामकी। दोस्तों, अगर हम पुलिस राज नियामकी के विषय में देखें, तो जब अंग्रेजों का भारत पर अधिकार था, तो वे इसी शासन प्रणाली से शासित होते थे, और उन्होंने भारत में इसी प्रकार से शासन किया। इस शासन प्रणाली में मात्र कानून व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान दिया जाता है, और ब्रिटिश राज्य इसी प्रकार का। तो ये लोग मात्र कानून व्यवस्था पे अपना सारा ध्यान केंद्रित करके रखते थे। तो इसके पश्चात एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लोक कल्याणकारी राज्य है। दोस्तों, अगर हम लोक कल्याणकारी राज्य को देखें, तो इसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ जनता के सामाजिक आर्थिक हितों का भी ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, इस व्यवस्था में राज्य कानून व्यवस्था तो बनाए रखेगा, लेकिन उसके साथ जनता के सामाजिक आर्थिक हितों का भी वह बराबर ध्यान रखेगा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यह अवधारणा दी, परंतु भारतीय इससे मौर्य काल से ही परिचित हैं। दोस्तों, हम देखें तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने सबसे पहले इस अवधारणा को सामने लाया कि किस प्रकार जनता के हितों को ध्यान रखते हुए राष्ट्र की प्रगति की जा सकती है। और भारतीयों की अगर हम बात करें, तो वे लोग इसे मौर्य काल से ही परिचित थे। अशोक के तमाम शिलालेखों से इस व्यवस्था का साक्ष्य देखने को मिलता है। इसके पश्चात अगली चीज़ है राष्ट्र। दोस्तों, राष्ट्र, देश और राज्य में जो कुछ प्रमुख अंतर है, आइए उनको चले देखते हैं। राष्ट्र, राज्य और देश आपस में किस प्रकार से पृथक हैं। तो सबसे पहले चलिए हम राष्ट्र को देखते हैं। तो राष्ट्र की चर्चा करें, तो राष्ट्र में जन, भूमि और संस्कृति, मुख्य रूप से ये तीन तत्व आते हैं।
और भारत इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। जैसे कि हम भारत को देखते हैं कि भारत में 8 प्रमुख धर्म हैं, इतनी जातियाँ हैं और एक भूखंड है जिसमें तमाम स्थानों पर अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। तो उन सभी का जो मेल मिलाप है वह एक राष्ट्र को परिभाषित करता है। तो भारत इसका सर्वोत्तम उदाहरण सिद्ध होता है। इसके पश्चात अगली चीज़ है देश। तो देश की अगर हम बात करें तो देश एक मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति है, एक भूखंड है और उसमें लोग रहते हैं, बस इतना ही देश के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात अगली चीज़ है राज्य। तो चलिए अब हम राज्य को देखते हैं। तो राज्य के तहत अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर छोटी सी जरा मिस्टेक हो गई है, आप राज्य की जगह यहाँ पर जनता लिख लीजिए। तो राज्य से आशय है जनता, एक भूखंड और संप्रभु सरकार, ये तीनों मिलकर ही राज्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों जनता से आपको पता ही है, लोगों का समूह। इसके पश्चात भूखंड, एक जमीन का टुकड़ा और उसके पश्चात संप्रभु सरकार। दोस्तों संप्रभु सरकार का मतलब होता है कि किसी भी सरकार की आंतरिक नीतियों पर कोई बाहरी दबाव नहीं है और वह पूरे स्वतंत्र रूप से उन नीतियों का निर्माण कर सकती है, उन्हें लागू कर सकती है और उन्हें संचालित भी कर सकती है। तो दोस्तों ये सारे गुण राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा पढ़ाई की सारी चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में पूरी तरह से बैठ गई होंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।